Hello students, in this video we will cover previous year board questions of chapter control and coordination in biology. Questions काफ़ी अच्छे हैं, रिपीटेड वाले क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, और इसी का सेकंड पार्ट है हाउ इज ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज एंड शॉक्स। तो यहाँ पे हमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस पूछी गई है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि ह्यूमन ब्रेन हमारा मैकेनिकल इंजरीज और शॉक से कैसे प्रोटेक्ट रहता है। तो आंसर देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वैसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है क्या, ये आपका नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है। ये क्या करता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है बॉडी के रेस्ट पार्ट से, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर है इसका सेकंड, इसी में आंसर है इट रेगुलेट्स इंटरनल होम्योस्टेसिस। अब ये होम्योस्टेसिस को भी रेगुलेट करता है। होम्योस्टेसिस क्या है, इट इज़ अ बैलेंस ऑफ कंट्रोल। हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें एक बैलेंस कंट्रोल होना, और ताकि हमारी बॉडी फंक्शंस करती रहे प्रॉपरली। तो ये बैलेंस, ये कंडीशन होती है बैलेंस की, बॉडी के पार्ट्स की। ठीक है, इट कैन रेगुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑल्सो। ये हमारी जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है उसकी स्ट्रेंथ को भी रेगुलेट करता है। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंसेस हो गए कि क्या क्या करता है। ठीक है, सेकंड इसका पार्ट है कि ब्रेन हमारा कैसे प्रोटेक्ट रहता है। तो ब्रेन आपको पता है एक बॉनी बॉक्स से कवर्ड है, जिस बॉनी बॉक्स को हम क्रेनियम कहते हैं, स्कल होता है जो। फिर उसके अंदर एक बैलून है, उस बैलून के अंदर एक लिक्विड यानी कि फ्लूइड फिल्ड रहता है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और मेनिंगिस होती हैं इसके इनसाइड। मेनिंगिस क्या होती हैं, ये 3 लेयर होती है, 3 लेयर ऑफ टिश्यूज़, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ टिश्यूज़ होती है जो हमारे उसको प्रोटेक्ट कर रही है, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। मेनिंगिस 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ को कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेन हमारा प्रोटेक्ट रहता है पहले स्कल यानी कि जो क्रेनियम होती है आउटसाइड बाहर की तरफ, और इसके अंदर मेनिंगिस होती है जो अंदर की तरफ जाती हैं, और फिर उसमें एक बैलून के अंदर लिक्विड फिल्ड रहता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और जिसके अंदर हमारा ब्रेन रहता है। इज इट क्लियर? तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ सेकंड है नेम वन डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ईच इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स एंड वाटर इन प्लांट्स, राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दैम। तो मैंने इसमें आपको ये जब वीडियो में एक्सप्लेन किया था चैप्टर, उसमें ट्रॉपिज्म पढ़ाए थे, तो उसी ट्रॉपिज्म से ही क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। 5 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म जो मैंने आपको पढ़ाए थे, इसमें पूछा है कि जब अगर स्टिमुलस केमिकल मिलेगा तो उस जब फिर प्लांट्स मूवमेंट करेंगे, रिस्पॉन्स दिखाएंगे उस केमिकल के प्रति, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिज्म को। और वाटर वाला अगर स्टिमुलस मिलेगा तो उस ट्रॉपिज्म को हम क्या कहेंगे, तो क्यूमोट्रॉपिज्म कहेंगे। अगर हमें स्टिमुलस, प्लांट्स को अगर स्टिमुलस दिया जा रहा है केमिकल्स, तो प्लांट्स उस केमिकल्स के प्रति रिस्पॉन्स करेंगे, तो उस ट्रॉपिज्म को क्या कहेंगे, क्यूमोट्रॉपिज्म। तो क्यूमोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ और मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल्स स्टिमुली। ठीक है, नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल इन द ओवरी। अब इसमें एग्जाम्पल और पूछा है भाई, कीमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल और बताओ कि प्लांट्स कैसे केमिकल्स के प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो इसका मोस्ट एग्जाम्पल है कि जब पोलन ट्यूब होती है उसकी जो ग्रोथ होती है वो टूवर्ड्स ओव्यूल की तरफ होती है इन द ओवरी। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब वाटर अगर स्टिमुलस मिल रहा है तो उस ट्रॉपिज्म को क्या कहेंगे, उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे, क्योंकि हाइड्रो का मीन्स वाटर होता है। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर स्टिमुली। अगर वाटर स्टिमुली वाटर है तो उसके प्रति जो रिस्पॉन्स होगा, प्लांट्स का मूवमेंट होगा, उसको हम हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है कि जब आप मिट्टी में पानी लगा रहे हो, ठीक है, वाटरिंग कर रहे हो, तो जो रूट्स की मूवमेंट होती है वो वाटर सोर्स की तरफ होती है सॉइल में। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, हाइड्रोट्रॉपिज्म का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट 2 डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय पैनक्रियाज इन अवर बॉडी। तो ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड से क्वेश्चन आ गया है इस चैप्टर से, जो हार्मोन्स वाला हमने टॉपिक पढ़ा था। तो पैनक्रियाज हमारी बॉडी में क्या 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं वो हमें बताने हैं जो करता है। तो फर्स्ट है पैनक्रियाज एक्ट एज अ ग्लैंड। पता है पैनक्रियाज क्या है, एक ग्लैंड की तरह वर्क करता है, और इससे निकलते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस, पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स। ये आपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में भी पढ़ा है। इसके अंदर कितने टाइप के पैनक्रियाटिक जूसेस हैं और कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि पैनक्रियाज ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, जो पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और जो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड है सिक्रीट्स हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, कौन सा, इंसुलिन, जिससे हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहता है। वो इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वो भी कौन सिक्रीट कर रहा है, पैनक्रियाज, इसको ग्लूकोजन भी कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिसऑर्डर विच अ पर्सन इज लाइकली टू सफ़र फ्रॉम ड्यू टू द फॉलोइंग। आपको डिसऑर्डर बताने हैं जो इन हार्मोन्स की सिक्रीशन की वजह से या ओवर सिक्रीशन या डेफिशिएंसी की वजह से हो गया। डिसऑर्डर मतलब कौन सी डिसीज़ होगी, पर्सन सफ़र करेगा।
तो फर्स्ट है ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन आपका ज़्यादा ओवर सिक्रीट कर जाए तो कौन सी डिसीज़ होगी, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होगा। सेकेंड है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन है फीमेल्स में, अगर ये कम अमाउंट में रिलीज होगा बॉडी में फीमेल्स की, तो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ होगी। लेस सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन कम अमाउंट में रिलीज हो तो उससे क्या डिसीज़ होगी। ऑल्सो नेम द ग्लैंड दैट सिक्रीट्स ईच ऑफ हार्मोन्स, हमें ग्लैंड का भी नेम बताना है जहाँ से ये हार्मोन सिक्रीट होंगे। और हाउ इज़ द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज रेगुलेटेड, टाइमिंग और अमाउंट जो होती है हार्मोन की रेगुलेशन की वो कैसे रिलीज होने की रेगुलेट होती है ये बताना है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल देकर। तो पहले देखिए, अगर ग्रोथ आंसर देखिए, ग्रोथ हार्मोन आपका किससे निकलता है, कौन सी ग्लैंड से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का तो फिर क्या होगा, इसमें होगा गीगांटिज्म। ठीक है, गीगांटिज्म मतलब हाइट बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ओवर हाइट वाला पर्सन हो सकता है वो। ठीक, फिर है डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल्स की कमी से क्या होता है, ये पहले बताया। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, कौन सी ग्लैंड से, ओवरी से। और अगर ये इसकी कमी रहेगी, प्रॉपर अमाउंट में नहीं सिक्रीट होगा तो डिले इन प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी वाली जो एज होती है उसमें डिले हो जाएगा अगर ये डेफिशिएंसी में रिलीज होगा। लेस सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन किस ग्लैंड से निकलता है पहले बताओ, थायराइड ग्लैंड से। और इसकी कमी से कौन सी डिसीज़ होगी, गोइटर, जो आपकी इधर नेक स्वेलो कर जाती है उसको गोइटर डिसीज़ कहते हैं। तो गोइटर हो जाएगी अगर थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में रिलीज नहीं होगा। तो ग्लैंड बता दिया, डिसऑर्डर बता दिया। सेकंड पार्ट का आंसर देखते हैं। टाइमिंग और अमाउंट जो होता है हार्मोन रिलीजिंग का वो रेगुलेट होता है बाय फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म से रेगुलेट होता है, याद रखना। एग्जांपल, अगर शुगर लेवल ब्लड में राइज कर जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी कि जो इंसुलिन हार्मोन रिलीज हो रहा है आपका पैनक्रियाज ग्लैंड से, तो उसका लेवल जो मोर इंसुलिन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर शुगर लेवल आपने शुगर की अमाउंट बॉडी में इनटेक आप कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो इंसुलिन की अमाउंट बढ़ जाएगी। और शुगर लेवल आपका ब्लड में फॉल्स हो रहा है, बहुत कम अमाउंट में शुगर आप इनटेक कर रहे हो, तो फिर लेस इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड। तो इस टाइप से फीडबैक मैकेनिज्म से आपका कंट्रोल रेगुलेट होता है हार्मोन का रिलीजिंग जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन रेगुलेशन। देखो इस पर क्वेश्चन काफ़ी बार ये डिफरेंट टाइप से पूछा जा रहा है। फीडबैक मैकेनिज्म पूछ रहा है हार्मोन रेगुलेशन की, और एग्जांपल देना है हमें इंसुलिन का लेकर इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है हार्मोनिक रेगुलेशन की, आंसर देते हैं। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रेगुलेशन ऑफ लेवल ऑफ हार्मोन्स इन द बॉडी इज द फीडबैक मैकेनिज्म। क्या है कि जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है और हार्मोन का रेगुलेशन कर रही है बॉडी में, उसी को कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का नॉर्मल फंक्शन करते रहना और हार्मोन्स का लेवल को रेगुलेट करते रहना बॉडी में, उसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, आफ्टर अ मील हमने खाना खाया तो ग्लूकोज लेवल जो होता है ना हमारे बॉडी के, जब हम खाना खा लेते हैं तो राइज कर जाता है, बढ़ जाता है। विच स्टिमुलेट्स द पेनक्रियाज, जो पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा, यानी कि उसको वर्क करने के लिए प्रेरित करेगा कि अब वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करे, सिक्रीट करे। ठीक, अब इंसुलिन स्टिमुलेट्स टारगेट सेल्स। अब इंसुलिन रिलीज होने के बाद क्या होगा, वो टारगेट सेल्स पर वर्क करेगा टू टेक अप द एक्स्ट्रा ग्लूकोज, ताकि वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लेकर जाए। विच इज़ आइदर यूटिलाइज इन रेस्पिरेशन, जिसका या तो इस्तेमाल कर लिया जाता है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन मतलब जो हमने खाना इनटेक किया है, फिर ऑक्सीजन उसके साथ कंबशन करके एनर्जी को रिलीज करती है, और इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, या फिर वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इन दिस वे, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ग्लूकोज लेवल ऑफ ब्लड इज ब्रॉट बैक टू नॉर्मल। तो ग्लूकोज लेवल जो होता है ब्लड का वो बैक हो जाता है नॉर्मल वे में। व्हेन देर इज़ अ फॉल ऑफ इन ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, लेकिन अब अगर ग्लूकोज लेवल ब्लड में फॉल कर गया, कम हो गया, तो अब डिक्रीज ऑफ इंसुलिन लेवल टेक्स प्लेस। तो अब इंसुलिन हार्मोन कम हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल कम होगा तो इंसुलिन हार्मोन भी कम अमाउंट में रिलीज होगा, तो इंसुलिन सिक्रीशन बाय पैनक्रियाटिक डिक्रीज हो जाएगा। दिस चेक्स फर्दर फॉल इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिससे क्या होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल फॉल हो जाएगा। इन दिस वे इंसुलिन मेंटेन्स द ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। इस तरीके से इंसुलिन मेंटेन्स करता है ब्लड ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। और होम्योस्टेसिस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस। हमारी बॉडी के पार्ट्स में एक बैलेंस की जो स्टेट होती है जिससे बॉडी फंक्शंस करती रहे प्रॉपरली। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म एग्जाम्पल लेके हमें समझाना था। नेक्स्ट है इसमें ये ब्रेन का पार्ट्स में डिफरेंस पूछ लिया है। ब्रेन के आपको मैंने तीनों पार्ट्स एक्सप्लेन कर रखे हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है सेरेब्रम और सेरेब्लम में डिफरेंस। देखिए, सेरेब्रम किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का, और सेरेब्लम किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का। ब्रेन आपको पता है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन। तो ये सेरेब्रम किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का, और सेरेब्रम है हिंड ब्रेन का। सेकंड है पॉइंट, इट इज़ कंपोज ऑफ टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रम में
क्या होते हैं, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं और दोनों में 4 लोब्स होती हैं जिनका नेम है टेम्पोरल और पेरिटल, ऑक्यूपिटल एंड फ्रंटल। और सेरेब्रम में 2 सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स होते हैं एंड द प्रेजेंस ऑफ अ मीडियल वर्मिस, ये याद रखना बस आपको। और थर्ड इसका सेरेब्रम है, इट कंट्रोल्स द मस्कुलर मूवमेंट्स, इंटरप्रेट सेंसरी, इसमें आप फंक्शंस बता सकते हो कि सेरेब्रम का क्या फंक्शन है, और सेरेब्रम में भी थर्ड पॉइंट आप फंक्शंस बता सकते हो। तो सेरेब्रम में क्या है थर्ड पॉइंट, इट कंट्रोल्स द मस्कुलर मूवमेंट्स, इंटरप्रेट सेंसरी इंपल्सेस, तो मस्कुलर मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, सेंसरी इंपल्सेस को इंटरप्रेट्स करता है, और जो हमारी इमोशंस और इंटेलिजेंस हैं उससे भी कंसर्न्ड है, यानी कि उसको भी कंट्रोल करता है। सेरेब्रम मेंटेन करता है बॉडी के इक्विलिब्रियम को, मसल्स कोऑर्डिनेशंस को और मसल्स टोन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज केमिकल कम्युनिकेशन बेटर देन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि केमिकल कम्युनिकेशन जो होता है वो क्यों बेटर है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल्स हमारी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं उससे क्यों बेटर है केमिकल कम्युनिकेशन, किसके बीच में, सेल्स इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के बीच में केमिकल कम्युनिकेशन को बेटर बताया गया है। इसका रीज़न देना है क्यों। तो आंसर है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैव लिमिटेड एक्सेस टू ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यूज। तो ये इसमें ये पूछा गया है, कहा गया है, देखो ये इस बार भी क्वेश्चन आया था, इसमें बेसिकली हमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के डिसएडवांटेज बताने हैं। केमिकल कम्युनिकेशन बेटर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के डिसएडवांटेज पूछे। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का ना सिर्फ उन्हीं सेल्स तक एक्सेस होता है, वहीं तक पहुंचते हैं जो कनेक्टेड है नर्वस टिश्यू से, यानी कि न्यूरॉन्स तक, यानी कि जहाँ तक न्यूरॉन्स चलते रहेंगे वहाँ तक ही इनका एक्सेस पहुँचेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का। वेयर एज केमिकल सिग्नल्स कैन रीच ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जबकि केमिकल सिग्नल्स का ऐसा कनेक्शन नहीं है। केमिकल सिग्नल्स तो आपके बॉडी के हर सेल्स तक, एवरी सेल्स तक ट्रांसफ़र होते रहते हैं, यानी कि ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये इसलिए केमिकल कम्युनिकेशन बेटर है, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का डिसएडवांटेज हो गया कि ये सिर्फ उन्हीं सेल्स तक पहुंचते हैं जहां तक नर्वस न्यूरॉन्स कनेक्टेड है, नर्वस टिश्यूज़ कनेक्टेड है। सेकंड है, सेल्स नीड टाइम टू रीसेट इन ऑर्डर टू क्रिएट रिपीटेड न्यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। देखो कह रहे हैं कि सेल्स को ना टाइम लगता है नया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट करने के लिए, वेयर एज नो सच टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर केमिकल कम्युनिकेशन, जबकि केमिकल कम्युनिकेशन में ऐसा कोई टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा नेक्स्ट इम्पल्स को क्रिएट करने के लिए, बट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्रिएट होने में टाइम लगता है, न्यू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होने में। तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, तब भी आपको यही आंसर देना है, और केमिकल कम्युनिकेशन क्यों बेटर है, तब भी आपको यही आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चीता ऑन सीइंग अ प्रे, मतलब चीता है, उसने अपने शिकार को देखा तो वो मूव्स टूवर्ड्स हिम एट अ वेरी हाई स्पीड, तो वो मूव करा बहुत ही हाई स्पीड के साथ। व्हाट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ हिज मसल्स, तो उसकी मूवमेंट जो हुई है मसल्स में वो किसकी वजह से हुई है। हाउ डज द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ मसल्स चेंज ड्यूरिंग दिस इवेंट, तो केमिस्ट्री जो होगी सेलुलर कंपोनेंट्स के बीच में जो हो रहा है मसल्स चेंज ड्यूरिंग दिस इवेंट, वो हमें बताना है। तो चीता ऑन सीइंग अ प्रे जनरेट्स अ नर्व इम्पल्स, तो चीता ने जैसे ही प्रे को देखा, अपने शिकार को देखा, तो उसके अंदर नर्व इम्पल्स क्रिएट हुआ, विच रीचेज द मसल्स एंड द मसल फाइबर मूव्स, और जो कि नर्व इम्पल्स फिर कहाँ तक पहुँचे, मसल्स तक, फिर मसल्स फाइबर ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। द मसल सेल विल देन मूव बाय चेंजिंग देयर शेप, तो मसल सेल्स अब क्या करेंगे, चेंज हो जाए, मतलब शेप को चेंज करने में हेल्प करेंगे, है ना, सो दैट मसल सेल शॉर्टर, फिर मसल सेल्स आपके शॉर्टन कर जाएंगे। तो ये एक तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म ही पूछ ली है एक एग्जाम्पल देके चीता का। और इसमें दूसरा पार्ट का आंसर है कि मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स, मसल सेल्स में स्पेशल प्रोटीन्स होती है जो दैट चेंज बोथ शेप एंड देयर अरेंजमेंट इन द सेल, जो क्या करती रहती है, शेप और अरेंजमेंट को चेंज करती रहती है सेल्स के, इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, किसके रिस्पॉन्स के प्रति, नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के प्रति। When this happens, new arrangements of these proteins give the muscle cells a shorter form. तो जब ये अरेंजमेंट ये होता रहता है तो न्यू अरेंजमेंट्स होता है इन प्रोटीन्स का, वो मसल सेल्स को प्रोटीन्स गिव द मसल सेल्स आ शॉर्टर फॉर्म क्रिएट करते रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके क्वेश्चंस थोड़े हो जाते हैं लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स के, तो ये आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट है नेम वन, अब ये रिसेप्टर से क्वेश्चंस आ गए हैं, जो आपको 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए थे, जो 5 सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। नेम वन गस्टेटरी रिसेप्टर एंड वन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, राइट ए एंड बी। अब इसमें एक डायग्राम गिवन है, उसको हमें कंप्लीट करना है। तो गस्टेटरी रिसेप्टर और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स आपको पता है टंग में प्रेजेंट होते हैं और ये डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स
स्मेल से रिलेटेड है तो कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये नोज़ में प्रेजेंट होते हैं और ये डिटेक्ट करते हैं स्मेल को। अब ये देखिए इसमें कंप्लीट करना है तो ये डेंड्राइट हो गया, डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन साइटोन यानी कि सेल बॉडी में जाएगी, फिर ये एक्सॉन में जाएगी, फिर एंड पॉइंट ऑफ न्यूरॉन। तो ये बेसिकली नर्व सेल का पार्ट्स पूछ लिया है ए और बी कंप्लीट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट, नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कह रहे हैं नर्वस और हार्मोनल सिस्टम दोनों ही परफॉर्म करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बींग्स में। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नर्वस टिश्यू अकेला करता है, हम ये भी नहीं कह सकते कि हार्मोनल सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट करता है, दोनों ही मिलकर कंप्लीट करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करते हैं। तो इसका आंसर बताइए। देखो इसका आंसर है फॉर नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम्स टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ह्यूमन बींग्स, हाइपोथैलेमस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिसीविंग द नर्व सिग्नल्स फ्रॉम ब्रेन एंड रिलीज हार्मोन्स। कह रहे हैं नर्वस और हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कराने के लिए कौन सी ग्लैंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो करती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, ये रिसीव करती है नर्व सिग्नल्स को कहाँ से, ब्रेन से, और रिलीज करना स्टार्ट कर देती है हार्मोन्स को। फॉर एग्जाम्पल इन सिचुएशन ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, आयोडीन की कमी होगी, तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगी हार्मोन्स को टू स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब हाइपोथैलेमस रिलीज करेगी क्या, पिट्यूटरी हार्मोन्स को, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगी हार्मोन्स। वो हार्मोन्स क्या करेगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड की हेल्प करेगा ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स को सिक्रीट कर सके। ठीक है, इट फर्दर सेंड्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन टू थायराइड ग्लैंड, फिर ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगी हार्मोन, ठीक, टू सिक्रीट थायरोक्सिन, ताकि वो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज कर सके, जिससे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रेगुलेट हो सके। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है भाई, कार्बोहाइड्रेट में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नर्वस और हार्मोनल सिस्टम दोनों ही मिलके कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे डायग्राम गिवन है, ये एनसीईआरटी का ही है। इन द गिवन डायग्राम नेम द पार्ट्स लेबल्ड ए बी एंड सी। ए बी एंड सी का आंसर बताना है, राइट द फंक्शंस ऑफ ए एंड सी, फंक्शन बताना है, रिफ्लेक्स एक्ट्स हैव इवॉल्व्ड इन एनिमल्स, इसका आंसर देना है वाई। तो ए क्या है यहाँ पे, ए हमारा सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन जा रहा है, बी आपका रिले न्यूरॉन है, याद रखना है, और सी आपका इफेक्टर ऑर्गन है, जहाँ पे ऑर्गन्स हमारा इफेक्ट होगी। इन सेकेंड पार्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड राइट द फंक्शंस ऑफ ए एंड सी। तो फंक्शन ऑफ ए एंड सी देख लीजिए। ए का फंक्शन क्या है, इट कंडक्ट्स इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का जो पोर्शन है। तो इसमें ए जो है सेंसरी न्यूरॉन हमारा इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। फिर सी का पार्ट पूछा है, सी में क्या बताया है, इफेक्टर ऑर्गन परफॉर्म द डिजायरेबल एक्शन व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड बाय मोटर न्यूरॉन। तो इफेक्टर ऑर्गन आपकी क्या करती है, परफॉर्म करेगी डिजायरेबल एक्शन, यानी कि जैसे आपको हॉट प्लेट टच हो जाती है तो आप एक्शन में क्या करोगे, आप रैंडमली उस हाथ को स्टे अवे कर लोगे पीछे। तो ये जो एक्शन हुआ वो इफेक्टर ऑर्गन ने परफॉर्म करा, और ये स्टिमुलेट किससे हुई, एक्टिव किससे हुई, बाय मोटर न्यूरॉन। तो इसके सेकंड पार्ट के आंसर्स थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ नर्व इम्पल्स, स्टेट द डायरेक्शन फॉलोड बाय अ नर्व इम्पल्स वाइल ट्रैवलिंग इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो नर्व इम्पल्स क्या है उसका हमें बताना है, और डायरेक्शन बतानी है, फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स, यानी कि पूरा एक ये टॉपर्स का आंसर है जो आप आंसर की से लिया गया है, जीरोक्स की गई है। तो इसे आप देख सकते हो, इसमें हमें जो फंक्शनिंग बतानी है वो पूरी न्यूरॉन नर्व सेल की बतानी है, कैसे कैसे एक नर्व सेल से इन्फॉर्मेशन दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ पे साइनेप्स भी दिखाया हुआ है। साइनेप्स क्या होता है, इट इज़ द गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ सेकेंड न्यूरॉन। तो देखिए जरा नर्व इम्पल्स क्या है, डेफिनेशन, द नर्व इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं आपके वो ट्रांसमिट होते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं, फिर ये एंटर कर जाते हैं डेंड्राइट्स के थ्रू, मूव थ्रू एक्सॉन, फिर डेंड्राइट्स के बाद एक्सॉन में आएंगे, एक्सॉन के बाद फिर ये रीच कर जाते हैं एट द नर्व एंडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नर्व एंडिंग, ये डेंड्राइट्स से इन्फॉर्मेशन ट्रेवल हुई, एक्वायर होने के बाद फिर ये एक्सॉन बॉडी में ट्रैवल करती गई, फिर ये कहाँ पहुँच गई, नर्व एंडिंग यहाँ पर पहुँच जाती है। ठीक है, फिर एज सुन एज दे रीच देयर, जैसे ये नर्व एंडिंग के यहाँ पर रीच करेंगे तो दे नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। तो यहाँ पर ये केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर अनेबल टू क्रॉस द गैप। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाएंगे साइनेप्स गैप को, तो इसलिए ये अगेन यहाँ पर ये केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं नर्व एंडिंग पर, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आपकी, जो मैसेजेस आ रहा है। ठीक है,
दैट इज साइनेप्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा कौन, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो इसलिए यहाँ पे केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस केमिकल्स फिर कॉल्ड क्या कहते हैं, दस यहाँ पे जो केमिकल्स बने उनको कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स, आर रिलीज फ्रॉम द वेसिकल्स दैट मूव फ्रॉम नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहलाते हैं। और फिर ये नेक्स्ट वाले नर्व सेल की जो डेंड्राइट्स है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर एज सुन एज द केमिकल रीच द डेंड्राइट ऑफ फिर अगेन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। तो जब डेंड्राइट्स पे आएंगे सिग्नल तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में आएंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फॉर्म में, और जब वो नर्व एंडिंग पे पहुँचेंगे तो वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। द केमिकल्स आर रिलीज एंड मूव ओनली इन वन डायरेक्शन एंड डू नॉट रिवर्स इन ऑर्डर टू रीच देयर डेस्टिनेशन दैट कैन बी स्पाइनल, ठीक है, कॉर्ड और ब्रेन और इफेक्टर इन ऑर्डर टू डिलीवर द मैसेज। तो इस तरीके से पूरी बॉडी में इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचेगी। ये एक न्यूरॉन से सेकंड थर्ड ऐसे ही करते इफेक्टर ऑर्गन तक मैसेजेस तक डिलीवर करा देती हैं ये, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना है पूरी एक तरीके से, फंक्शनिंग पूछी है नर्व सेल की इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज अभी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए हैं, तो थोड़ा इस पर फोकस करेंगे। फर्स्ट केस स्टडी है, इट इज़ रिलेटेड टू TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि विमेन में है। एज रेंज गिवन है हमें 18 से 29 ईयर्स में, नॉर्मल यूनिट बताई गई है और लो बताया गया है। अगर लेस देन 0.4 होगा तो लो होगा, नॉर्मल रेंज इतनी है। अगर 30 से 49 ईयर्स की एज रेंज की विमेन है तो उनमें नॉर्मल इतना पाया जाएगा TSH, और लो 0.4 से लेस देन वाला लो हो जाएगा। 50 से 79 ईयर्स वाली विमेन एज हैं, अगर एज की विमेन है तो उनमें नॉर्मल यूनिट कितनी होगी इसमें की 0.46 से 4.68 और लेस देन 0.46 से। तो विमेन आपकी ग्रेटर रिस्क पे होती हैं कि जब उनका TSH लेवल एबनॉर्मल हो जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जब इनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है तो उस समय ग्रेटर रिस्क होता है कि इनका TSH लेवल एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। वाइल गिविंग बर्थ एंड आफ्टर गोइंग थ्रू मेनोपॉज, और बर्थ देते टाइम यानी कि डिलीवरी के टाइम पे, और मेनोपॉज मतलब जब आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल विमेन में परमानेंट स्टॉप हो जाती है, उसे मेनोपॉज कहते हैं। तो अराउंड 5% ऑफ विमेन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैव सम काइंड ऑफ थायराइड प्रॉब्लम, तो इसलिए उनको 5 थायराइड प्रॉब्लम्स हो जाएगी जब TSH लेवल प्रॉपर अमाउंट में रिलीज़ नहीं हो पाएगा। तो बताया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में 5% ऑफ विमेन फेस करती हैं थायराइड प्रॉब्लम एज कम्पेयर टू 3% ऑफ मेन। डेस्पाइट क्लेम्स दैट हाई TSH इंक्रीज योर रिस्क फॉर हार्ट डिसीजेज, कह रहे हैं अगर TSH लेवल आपका हाई हो जाता है बॉडी में तो हार्ट डिसीज़ के रिस्क हाई हो जाता है। और 2013 की स्टडी में फाउंड नो लिंक बिटवीन हाई TSH एंड हार्ट, लेकिन अच्छा कोई ये स्टडी फाउंड की एक स्टडी में पता चला है कि देयर इज़ नो लिंकेज बिटवीन हाई TSH एंड हार्ट डिसीज, बट 2017 की स्टडी ने शो करा है कि ओल्डर वीमेन आर स्पेशली एट रिस्क फॉर डेवलपिंग थायराइड कैंसर इफ़ दे हैव हाई TSH। तो 2017 की रिपोर्ट में पाया गया है कि जिन वीमेन का TSH लेवल हाई है, ठीक है, डेवलप, तो उनको क्या है, किसका रिस्क हो गया है, थायराइड कैंसर का, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक 35 ईयर ओल्ड वीमेन है, इसका TSH लेवल 6.03 है, व्हाट चेंज शुड शी ब्रिंग इन हर डाइट, तो इसको अपनी डाइट में क्या चेंज करने चाहिए टू कंट्रोल दिस लेवल। तो देखो 35 ईयर की रेंज में होना चाहिए था हमारा 0.4 से 4 के बीच में, लेकिन यहाँ पर ये जा रहा है कितना 6.03, तो इसका मतलब तो बहुत हाई पहुँच गया TSH लेवल। तो इसका मतलब इसको क्या, शी शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड रिड्यूस हर इनटेक ऑफ आयोडाइज सॉल्ट, तो इसको मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने की रिक्वायरमेंट होगी और अपने डाइट में उसको आयोडाइज्ड सॉल्ट को कम करना पड़ेगा, अदरवाइज आयोडाइज सॉल्ट की वजह से TSH लेवल और बढ़ता जाएगा, ठीक है। फिर व्हेन डू विमेन फेस अ ग्रेटर रिस्क ऑफ एबनॉर्मल TSH लेवल, कब विमेन फेस करती हैं ग्रेटर रिस्क ऑफ एबनॉर्मल TSH लेवल, विमेन फेस करती हैं, अभी इसमें क्वेश्चन बता दिया था, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे और डिलीवरी वाइल गिविंग बर्थ और आफ्टर गोइंग थ्रू मेनोपॉज, उस समय आपका TSH लेवल एबनॉर्मल हो जाता है। स्टेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लो TSH लेवल, TSH लेवल अगर लो हो जाएगा तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या नतीजा होगा, कॉन्सिक्वेंस बताना है। तो लो TSH लेवल कैन कॉज गॉइटर कर सकता है डिसीज़, जो आके आपके गले में स्वेलिंग हो जाती है थायराइड ग्लैंड में, उसको गॉइटर डिसीज़ कहते हैं। फिर है नेम द मिनरल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, कौन सा मिनरल है जो रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन बनाने के लिए जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, बेसिकली थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए कौन सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो इसमें है आयोडीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायरोक्सिन, तो आयोडीन ही आपका रिस्पॉन्सिबल है थायराइड
ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन की केस स्टडी है, इसको भी आप पढ़ लेना। इसमें डिफाइन प्रीवियस ईयर पूछी गई है, डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क पूछा है और इसमें एक डायग्राम गिवन है, उसको लेबल करने के लिए बोला है। आइडेंटिफाई एक्स और स्टेज पूछी हैं जो रिफ्लेक्स एक्शन में अकर होती हैं और 2 एग्जाम्पल बताने हैं रिफ्लेक्स एक्शन के। आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। ऑल 4 पार्ट्स के आंसर्स नीचे गिवन है। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। ठीक है।